ईच मेथड, अपन के कोर्स में जो 5 मेथड्स हैं, हमें प्रत्येक मेथड के बारे में एक तो नेम ऑफ द मेथड जानो, क्या उस मेथड के अन्य कोई नाम है ये भी जानो, और फिर उस मेथड का गोल क्या है, फाइनल गोल क्या है, क्या करवाना चाहते हैं एंड में कि ये रिजल्ट मिलना चाहिए, गोल क्या है ना। और फिर उस गोल को प्राप्त करने के लिए वो फोकस किस पर डालेंगे। गोल तो ये है कि वो एंड रिजल्ट होना चाहिए। कोई कहेगा कि भाई उसमें लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, कोई कहेगा बस कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, गोल कुछ भी हो सकता है। अब उसमें फोकस किस पर डालेंगे, फोकस का मतलब LSRW में से ये किसको माध्यम बना रहे हैं जिससे कि वो गोल की प्राप्ति हो जाए, ये फोकस है आपका। फिर पांचवा है इसमें ग्रामर का रोल क्या है, या तो इंडक्टिव होगा या डिडक्टिव होगा, फिर बाद में फंक्शनल भी आ जाएगा, स्ट्रक्चरल ग्रामर आएगा। टीचर का रोल क्या है, क्या टीचर क्लासरूम में सर्वे सर्वा है, कौन से मेथड में सर्वे सर्वा है, GTM में तो वो सर्वे सर्वा ही है। कौन से मेथड में बहुत सारे रोल्स अदा कर रहा है, नहीं, कौन से वाले मेथड में बहुत उसका ऐसा वाला रोल है, मीडिएटर भी है, प्रोसेस मैनेजर भी है। आपको उसमें जाके आपको CLT स्ट्रक्चरल ये वाले देखने पड़ेंगे। यूज ऑफ मदर टंग कहाँ 100% अलाउड है, कहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कहाँ अलाउड है पर केवल टीचर को अलाउड है, कहाँ कभी कभी अलाउड है, कहाँ कैसे भी मिक्सचर में बोल लो तो चलेगा, ये सारे हैं। फीचर्स ऑफ द मेथड तो देख ही लेंगे। क्लासरूम एक्टिविटीज जिसको टेक्निक्स कह रहे हैं ये लोग, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और कौन से लिंग्विस्ट्स कौन से मेथड से रिलेटेड है। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये क्लासिकल मेथड है, ग्रीक और रोमन पढ़ाने के लिए ये पहले यूज हुआ करता था। जिस मेथड से ग्रीक और ये लैटिन पढ़ाते थे उसी तरीके को इन्होंने अपना लिया सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, और क्योंकि इन्होंने इस मेथड को लिया है ग्रीक और रोमन लैंग्वेज लर्निंग से, इसलिए इसका नाम क्लासिकल मेथड पड़ गया। क्योंकि ग्रीक रोमन लैटिन ये सब आपके क्लासिकल उसमें आते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में। ओल्ड मेथड, क्लासिकल मेथड, अमेरिका में इसको प्रशियन मेथड के नाम से जाना जाता है ना। फर्स्ट पॉइंट, अन्य नाम। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि गोल क्या है इस मेथड का, कि जो सीखने वाला स्टूडेंट है वो फॉरेन लैंग्वेज के लिटरेचर को पढ़कर उसके लिटरेचर और उसके कल्चर को एप्रिशिएट कर सके, यही है GT मेथड का। तो टू रीड एंड एप्रिशिएट द लिटरेचर ऑफ द फॉरेन कल्चर। तो LSRW में फोकस कहाँ रहेगा, इन्होंने LSRW में इन्होंने L और S को तो बिल्कुल ही जोड़ दिया और W और R को RW इस पर जोर दिया। रीडिंग एंड राइटिंग, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग तो है ही नहीं। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, पहले रूल फिर एग्जाम्पल। ये GT मेथड में डिडक्टिव मेथड है ग्रामर का। टीचर इज द अथॉरिटी इन द क्लासरूम, जो टीचर ने कह दिया वो फाइनल है। अगर तुम इन मेथड्स को देखोगे तो ये भी लिटरेचर जैसा ही क्रम फॉलो कर रहे हैं। पहले होता था कि क्लासरूम में टीचर कहता था विलियम बटलर येट्स ने ये पोएम ये सोच कर लिखा, और बच्चे कहते थे अच्छा, है ना। तो ये हुआ। आगे समय जब आगे बढ़ा तो लोगों ने पूछा आपको कैसे पता, विलियम बटलर येट्स ने आपको बताया था क्या, वो तो लिख के मर गया
उसके बाद तो लोग मतलब निकाल रहे हैं, क्रिटिक्स मतलब निकाल रहे हैं। आप भी किसी क्रिटिक को पढ़कर ये मतलब बता रहे हो। तो जिस भी क्रिटिक ने ये कहा कि विलियम बटलर येट्स ने ये सोचकर लिखा था, और इस लाइन का तो यही मीनिंग होता है, जिस भी क्रिटिक ने सबसे पहले वो मतलब निकाला था वो येट्स से मिलकर पूछ कर आया था क्या? नहीं ना। राइटर लिख के मन खप जाता है, हम अपने मतलब निकालते रहते हैं। तो फिर जब समय आगे बढ़ा तो ये हुआ कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो बता सकता है कि विलियम बटलर येट्स या अन्य किसी कवि ने यही सोचकर लिखा और इन लाइंस का इसके अलावा कोई मतलब नहीं होता, यही मतलब होता है। अब टीचर जीरो हो गया, बच्चे ने जो मतलब निकाल लिया, ठीक है, उसको तो यही मतलब निकला, उसने तो यही मतलब निकाला। चेंज आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये मेथड्स भी चल रहा है। शुरू में तो टीचर अथॉरिटी, फिर नेटिव लैंग्वेज मदर टंग इज यूज्ड, मतलब टीचिंग इस माध्यम से होता है, नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग के माध्यम से टीचिंग होता है। अब आपके फीचर्स आ गए। फीचर्स में लर्नर्स लर्न द रूल्स ऑफ ग्रामर, learners learn the rules of grammar, they memorize the rules। पहले क्या करते हैं? पहले लर्न करते हैं, फिर मेमोराइज करते हैं। लर्न मतलब अच्छा ऐसा कोई नियम है, उनको ज्ञात होता है, पहले उनको ज्ञात होता है कि ऐसा कोई नियम है, फिर वो उस नियम को रटते हैं, मेमोराइज करते हैं, फिर वो उसको अप्लाई करेंगे ट्रांसलेशन के काम में, है ना। तो पहले तो दे लर्न द रूल्स ऑफ ग्रामर, फिर दे मेमोराइज द रूल्स, तीसरा दे अप्लाई द रूल्स टू द वर्क ऑफ ट्रांसलेशन, फिर ट्रांसलेशन नेटिव लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज से नेटिव लैंग्वेज दोनों में होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसलेशन इज फ्रॉम NL to TL एंड वाइस वर्सा। एक्यूरेसी, उस ट्रांसलेशन में एक्यूरेसी होना अनिवार्य है, और लेसन प्रोग्रेस करता है नोन से अननोन तक। भाई अननोन तो केवल हम इमेजिन कर सकते हैं, अननोन जो होता है उसको तो हम इमेजिन कर सकते हैं, नोन तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है। अरे अपनी हिंदी में ये वाला मुहावरा है ना, हाँ है, तो बस ऐसा ही वो है, अब समझ में आ जाता है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट नोन है, तो इसलिए नोन से अननोन। रिकॉग्नाइज, कॉग्नेट्स, मिलते जुलते शब्द, जैसे नाम, हिंदी में नाम कहते हैं, इंग्लिश में नेम कहते हैं, इस तरीके से कॉग्नेट्स, मिलते जुलते को ढूंढना, ये GT मेथड में है। वोकैब्युलरी इज लर्न्ड फ्रॉम रीडिंग टेक्स्ट, जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसी से निकालते हैं वोकैब्युलरी। L1 and L2 are used। क्या है L1 और L2? लिस्ट 1, लिस्ट 2, ये रहा हमारी नेटिव लैंग्वेज का शब्द, इसको इंग्लिश में ये कहते हैं लिस्ट 1, लिस्ट 2। ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 नहीं है, लेवल 1 लेवल 2 नहीं है। L1 एंड L2 GTM में लिस्ट्स की बात की जा रही है, अपनी भाषा में इसको यूं कहते हैं और उस भाषा में ये कहते हैं, 2 लिस्ट्स। फिर सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग लैंग्वेज GTM में। लिटरेरी लैंग्वेज, और इस सेंटेंस और वर्ड में तो तुम बिल्कुल कंफ्यूज ही मत हो, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज सेंटेंस ही बता रहा है, पर RPSC ने 1 साल सेंटेंस को सही ठहराया और एक साल वर्ड को भी ठहराया है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, तो शायद नहीं पूछेंगे सही गलती होगी तो क्या करें। चलो, लिटरेरी वो मानता है, GT मेथड मानता है, अपन मार्क करेंगे सेंटेंस, है ना, अपना आंसर सेंटेंस होगा। तो जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज ने कह दिया, जिसको मान्यता दे दी, हमारा आंसर वही है, GT मेथड है ना, इंडिया का मेथड नहीं है ये। तो लिटरेरी लैंग्वेज इज सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज। वो स्पीकिंग उसको तो कुछ मान्यता ही नहीं देते ना, उनका तो लिटरेरी पढ़ना है, उनका कल्चर समझना, यही तो है, इसलिए लिटरेरी लैंग्वेज को सुपीरियर मानते हैं
स्पोकन लैंग्वेज से। अब इनके एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं क्लास में? 9th पॉइंट एक्टिविटीज है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कॉग्नेट रिकॉग्निशन, फिल इन द ब्लैंक्स, यूज एक शब्द देकर उसको वाक्य में प्रयोग करो, मेमोराइजेशन एक्सरसाइजेस, कॉम्पोजिशन लिखो, रीडिंग एंड राइटिंग भी तो है, समराइजिंग, प्रेसी राइटिंग टाइप, ये सब इनके क्लासरूम एक्टिविटीज हैं। अब एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है? 10th पॉइंट एडवांटेज है, 11वां पॉइंट डिसएडवांटेजेस है। ग्रामर इज टॉट सिस्टमैटिकली, सारे नियम को ढंग से सिखाते हैं। ट्रांसलेशन हेल्प्स इन लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज, ये तो एडवांटेज है। डिसएडवांटेज है बहुत ज्यादा मातृभाषा को यूज करने की वजह से जो व्यक्ति सेकेंड लैंग्वेज सीख रहा है उसको पर्याप्त, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं है कि उसको एक्सपोजर मिले उस सेकेंड लैंग्वेज का। वो अभी भी अपनी भाषा ही सुन रहा है, उसको उस भाषा को सुनने का मौका कम हो रहा है ना, क्योंकि मदर टंग बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो आप। स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स इग्नोर्ड, ये तो अपन को पता है ना, LNS तो कंप्लीटली इग्नोर्ड है। टू मच मेमोराइजेशन, और इसलिए इसको अननेचुरल मेथड कहा। अननेचुरल इसलिए कहा क्योंकि जो लिंग्विस्ट्स थे उनका तर्क ये था कि जब बच्चा अपनी मातृभाषा पहली बार बोलना सीखता है, छोटा बच्चा, तो पहले व्याकरण सीखता है या डायरेक्टली बोलता है? डायरेक्टली बोलता है ना। तो इसलिए ये ग्रामर क्यों सिखाना चाह रहे हो? जिस तरीके से फर्स्ट लैंग्वेज बच्चा सीखता है उसी तरह से सेकंड लैंग्वेज भी सीखा जा सकता है, इसलिए ये तो ग्रामर वैमर का ये वाला रोल होना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट बोलवाओ। तो इसी के जवाब में वो आएगा ना डायरेक्ट मेथड। तो साइडेंटका, प्लोट्स, ओलेंडॉर्फ, माइडिंगर, ये नाम याद रखें आप, और ये ऑफस्प्रिंग ऑफ जर्मन स्कॉलरशिप है। अब इसके विरोध में डायरेक्ट मेथड आएगा। देखो, GTM और डायरेक्ट मेथड के बीच रिफॉर्म मूवमेंट नाम का अभियान छिड़ा है। उस रिफॉर्म मूवमेंट में GT मेथड के सारी कमियों को एग्जामिन किया है और बिल्कुल उन्होंने तय किया कि इसका डायरेक्ट ऑपोजिट एक मेथड हम बनाए और वही डायरेक्ट मेथड कहलाएगा। उसमें बिल्कुल मदर टंग यूज नहीं होगा। डायरेक्ट मेथड, इसको उसको अननेचुरल मेथड कहा, इसको नेचुरल कह देंगे। बर्लिट्स मेथड, बर्लिट्स नाम के व्यक्ति ने बर्लिट स्कूल और कई ऐसे स्कूल्स की स्थापना कर दी जहां ये मेथड अपनाया गया, तब से ये बर्लिट्स मेथड कहलाने लगा। इसी को रिफॉर्म मेथड, देखो रिफॉर्म मूवमेंट अलग है। मूवमेंट तो GTM और डायरेक्ट मेथड के बीच का काल है मूवमेंट, वो ये सुधार करो। बट फिर इसको रिफॉर्म मेथड कहते हैं, इसी डायरेक्ट मेथड को फोनिक मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड। जो चीजों को, जिन चीजों को GTM महत्व देगा उनके एंटी रहेगा ना ये वाला मेथड। वो तो ग्रामर पे इतना जोर दे रहे थे ना, ये एंटी ग्रामेटिकल मेथड है। अब इनका गोल क्या है? बस आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सको, टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज, ये गोल है। उस गोल को पाने के लिए LSRW में ये फोकस कहाँ डालेंगे? स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ऑपोजिट है उसका, बिल्कुल ऑपोजिट है। ग्रामर इंडक्टिवली टॉट होगा। वहां डिडक्टिव है या इंडक्टिव है? ओके, एग्जाम्पल टू रूल। टीचर का रोल क्या है? वो क्लास एक्टिविटीज को डायरेक्ट करता है, एक पार्टनर की तरह फंक्शन करता है, एनकरेजेस सेल्फ करेक्शन, तुम खुद ही अपनी गलती को करेक्ट कर सको। टारगेट लैंग्वेज ओनली, मदर टंग नॉट अलाउड, ये डायरेक्ट मेथड है। और इसलिए इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? इसी मेथड के साथ वो वर्बल जिम्नास्टिक्स है। टीचर को एक शब्द 2 सेकंड
नहीं लगते हिंदी में समझाने में और बच्चा आसानी से समझ जाता, पर टीचर अपना भी पूरा दिमाग घुमा लेगा कि इसको मैं कैसे समझाऊं, कोई ऐसा शब्द ढूंढूं, कुछ ऐसा ढूंढूं जिससे कि इसको समझ में आ जाए। उसमें दुनिया भर की मशक्कत करनी पड़ती थी, फिर भी एंड रिजल्ट कोई प्रॉपर नहीं होता था। ये वर्बल जिम्नास्टिक्स है, डायरेक्ट मेथड का ड्रॉबैक है। अब इसके की फीचर्स हम देखें तो ये GTM का डायरेक्ट एक उसका जवाब था, उसमें जो डिससैटिस्फैक्शन था उसका जवाब इसमें है। Second language learning is an imitation of first language learning। यही तो DM वालों ने कहा था कि बच्चा जब पहली भाषा सुनता है, सीखता है, तब थोड़ी ना वो ग्रामर सीखता है, तो इसलिए उनका यही तर्क रहा। ऑडियो विजुअल एसोसिएशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। बच्चा पूछ रहा है बिटवीन क्या होता है, बिटवीन क्या होता है? ऑडियो विजुअल। अब वो बिटवीन टीचर समझाएगा, 3 लोगों का एग्जांपल देके जो व्यक्ति बीच में बैठा है उसके लिए कहेगा कि हरी सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। प्रैक्टिकल है ना। फिर मीनिंग्स आर टॉट थ्रू पैराफ्रेज। अच्छा, ऑडियो विजुअल एसोसिएशन, सुनेंगे, देखेंगे, मैप्स और चार्ट्स के माध्यम से सिखाया जाएगा। पास क्या होता है? स्टूडेंट पूछता है ज्योग्राफी का, पास क्या होता है? तो वो चार्ट बना हुआ है बोर्ड पे या टंग रहा है कहीं, अब उसमें डायरेक्टली इंडिकेट किए विजुअल्स के माध्यम से जो ऑब्जेक्ट सामने अवेलेबल है वगैरह। मीनिंग्स आर टॉट थ्रू पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मतलब उसी लैंग्वेज में उसको समझा दिया जाता है दूसरे तरीके से। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे? डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली। अब जैसे रन, तो वो रन करके आप सिखा सकते हो। स्ट्राइड, तो आप स्ट्राइड कर बड़े बड़े कदम उठा के आगे बढ़ते हो, उसको स्ट्राइड समझ में आ गया। डेमोन्स्ट्रेशन। और फिर ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, कोई चीज दिखा के समझानी पड़े। नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन इज स्ट्रेस्ड ऑन। ये तो सब कुछ परफेक्ट मांगेगा। TL to ML, TL to TL, MT not used at all। TL to TL, टारगेट लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज टफ पढ़ रहा है तो उसी टारगेट लैंग्वेज को सिंपल करके टारगेट लैंग्वेज में ही समझाया जाएगा, बाकी मदर टंग नहीं यूज होगा। Vocabulary of everyday kind used। Vocabulary of everyday kind used। बिल्कुल हाँ, खुला गंदा होता है। Vocabulary of everyday, रोजमर्रे में जो हम काम लेते हैं वैसे वर्ड्स को यूज करना, और वो नेचुरल तरीके से व्यक्ति सीखता है। जब तुम 5-6 बार एक ही शब्द को सुनते हो तो तुम समझ जाते हो कि उसका मीनिंग क्या है, फिर तो एक दिन तुम उसको यूज कर लेते हो। कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता, अब आपको समझ में आ गया कि मैंने तो सही यूज किया, आ गया आपके वोकैबुलरी में, है ना। तो इट इज अक्वायर्ड नेचुरली, सुन सुन कर आ जाता है। स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू थिंक इन टारगेट लैंग्वेज। हिंदी में सोचकर इंग्लिश में ट्रांसलेट मत करो, ट्रांसलेशन कंप्लीटली छोड़ दो, डायरेक्टली उसी लैंग्वेज में सोचो और उसी लैंग्वेज में बोलो। सिलेबस बेस्ड ऑन सिचुएशंस नॉट स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स का काम तो अभी आएगा ही नहीं। अब सब्स्टिट्यूट, अब एक्सरसाइजेस, ये टीचिंग टेक्निक्स क्या होंगे? सब्स्टिट्यूशन, फिर सब्स्टिट्यूशन का मतलब इसकी जगह दूसरा शब्द, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, डिक्टेशन, फ्री कॉम्पोजिशन। फ्री कॉम्पोजिशन किस में यूज हो रहा है? डायरेक्ट मेथड में यूज हो रहा है। फिर ये नेचुरल मेथड है, बेनिफिट्स, इंप्रूव्स फ्लुएंसी और L and S को डेवलप करता है। पर फिर डिसएडवांटेज में ही आ जाएगा ना, W को तो बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। W इग्नोर्स राइटिंग,
और दूसरे डिसएडवांटेजेस, प्रैक्टिकल डिसएडवांटेजेस क्या है स्कूल्स में? वी नो कि टीचर्स स्किल्ड नहीं मिलेंगे तो वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। लैक ऑफ स्किल्ड टीचर्स, वर्बल जिम्नास्टिक्स, टू मच वेस्ट ऑफ टाइम। एक शब्द का मतलब समझाने अगर 20 मिनट लग रहा है तो वेस्ट ऑफ टाइम है। इससे तो 2 सेकंड में जब हिंदी में बोल देते बच्चा समझ जाता। ग्रामर नॉट टॉट सिस्टमैटिकली, vocabulary only limited to visuals and objects and immediate environment। तो थोड़ा extended knowledge, केवल एक सीमित दायरे में भाषा सीखा जाता है। फिर ये लोग कहते हैं कि सेकेंड लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज की तरह ही सिखाओ, और ये पॉसिबल नहीं है। जब एक बच्चे को घर में दोनों भाषाओं का एक्सपोजर एक साथ मिलता है तो बच्चा दोनों भाषाएं पिकअप कर लेता है इक्वली वेल। पर अगर बच्चे ने एक भाषा को पहले सीखा और कम से कम कुछ सालों तक, मतलब ये मानकर चलो 2-3 इयर्स ऑफ एज तक वो वही भाषा बोल रहा है, उसको एक्सपोजर दूसरी भाषा का नहीं है, तो अब क्या होगा? उसको दूसरी भाषा वैसे नहीं सिखा पाएंगे जैसा कि फर्स्ट लैंग्वेज। इनफैक्ट स्कूल्स वगैरह में आप जैसे देखो, जिन स्कूल्स में फ्रॉम द बिगिनिंग वही सिखाते हैं सेकंड लैंग्वेज, वो सीख जाते हैं क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा है, पर बहुत सालों से तो वो वही बोल रहा है। फिर आप सडनली उसको सेकंड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराते हो तो वो मेथड काम नहीं कर पाएगा जो फर्स्ट लैंग्वेज वाला मेथड है। बहुत छोटी उम्र में तो 2-3 भाषा भी सीख सकता है बच्चा। ग्रो अप होने के बाद फिर वो एक ही लैंग्वेज प्रॉपरली करता है और दूसरे को उसको अलग तरीके से सिखाना पड़ता है, फर्स्ट लैंग्वेज की तरह नहीं सीखता। फिर नो सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, नो कंट्रोल्ड वोकैब्युलरी। तो कम से कम ये शब्द तो जानो, ये सब नहीं होता। और इसके सॉव्योर एंड बर्लिक्स इसके लिंग्विस्ट्स हैं। तीसरा ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब इसका आर्मी मेथड, मिचिगन मेथड, आर्मी में सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए ये वाला मेथड यूज होता था। देखो जब वर्ल्ड वॉर वगैरह होता है ना, वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि एक देश के लोग उस फौज के लिए काफी नहीं रहते है ना, क्या करना पड़ता है, कई देशों के लोग अप्लाई करते हैं आर्मी में। सबको लड़ना थोड़ी होता है, भाई आज इंडियन आर्मी को चाहिए तो वो चाइनीज आर्मी के, चाइना के आदमी को थोड़ी ना लड़ने वाला सिपाही बना लेंगे, वो तो भाग जाएगा। उसको क्या मतलब इंडिया जीते या हारे, है ना? तो उसको वो मतलब तो है नहीं कि इंडिया जीते या हारे, इसलिए वो विदेशियों को लड़ने वाले उसमें नहीं लेते। पर फिर एम्बुलेंस ड्राइवर चाहिए, स्टोर कीपर चाहिए, उन सारे कामों के लिए विदेशी भी चलेंगे, तो इसलिए उनको ले लेते हैं। यहाँ सिपाहियों को अपने देश के करके लड़ने वाले सिपाहियों को उनको दूसरे काम के लिए, तो उनको भाषा तो आनी होगी ना। चाइनीज को अगर नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा? वर्ल्ड वॉर में तो इंग्लिश तो मेजर लैंग्वेज है, वेस्टर्न लैंग्वेज, तो इन लोगों को लेना है। अपने यहाँ से कोई चला जाता है तो उनको सिखाना पड़ेगा ना। तो आर्मी में जिस तरीके से लैंग्वेज सिखाते थे वही आर्मी मेथड बना, वही हमारा ALM है, और वही मिचिगन मेथड कहलाया क्योंकि मिचिगन यूनिवर्सिटी में इसको बहुत ज्यादा यूज किया गया। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड, आर्मी मेथड, मिचिगन मेथड, और इसका गोल है कम्युनिकेशन इन DL, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेशन तो होना चाहिए पर काम चलाओ कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, परफेक्ट कम्युनिकेशन होना है, इसलिए लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस तो होनी चाहिए। और फोकस, क्या हो रहा है भालू की तरह क्लास में करके फोकस, L and S in the beginning, RW only much later। देगा तो LS RW पे फोकस, पर L and S बहुत ज्यादा शुरू में और RW तो बहुत बाद में, जब इसमें परफेक्ट हो जाओ। After a
lot of drilling. Drill इसका कीवर्ड है. Grammar is taught inductively. अब इस वाले मेथड में देखो कितने रोल्स हैं टीचर के. टीचर like an orchestra leader specifies language कि ये इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बोलना है. Controls students where necessary. नहीं तुम गलत बोल रहे हो, करेक्शंस भी किया जाता है. मदर टंग टीचर यूज कर सकता है, स्टूडेंट तो नहीं यूज कर सकता. यूज ऑफ मदर टंग नॉट अलाउड बट टीचर कैन यूज इट इफ नेसेसरी. फीचर्स क्या है? कंडीशनिंग. कंडीशनिंग मतलब बार 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 रिपीट करते रहो जब तक वो रट ना जाए. कंडीशनिंग. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये सब एएलएम के कीवर्ड्स हैं. ड्रिलिंग, ओवर मास्टरी, ये चार चीजें. कंडीशनिंग, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ड्रिलिंग, ओवर मास्टरी इसके कीवर्ड्स हैं. फिर लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग, ये भी कीवर्ड है एएलएम का. मिमिक्री मतलब जैसा वो बोल रहे हैं वैसा हम बोले. मिमिक्री एंड मेमोराइजेशन ऑफ सेट फ्रेजेस, कुछ विशेष लैंग्वेज को रटवा दिया जाएगा. थ्योरेटिकल बेस इन लिंग्विस्टिक्स एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी, ये आपका पहला मेथड है जिसका कि थ्योरेटिकल बेस है एएलएम का बिहेवियरल साइकोलॉजी पर. वो मानती हैं कि लैंग्वेज इज हैबिट फॉर्मेशन, तो शुरू से ही सही आदतें डलाओ. वो गलत बोलने की आदत पड़ जाएगी, फिर उसको सुधारोगे तो मुश्किल हो जाएगा शुरू से. इसलिए वो नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन पे भी जोर देते हैं. न्यू मटेरियल प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग. अब वो न्यू मटेरियल प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, ये फिर वही ना लिमिटेड होगा. बाहर एक लिमिटेड सिचुएशंस के बाहर व्यक्त क्या हुआ, बाहर सिचुएशंस में जाएगा तो बोल ही नहीं पाएगा. तो इसलिए न्यू मटेरियल प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग. वोकैब्युलरी इज लर्नड इन कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट क्यों, वो लिमिटेड सिचुएशंस है ना, उन्हीं सिचुएशन से रिलेटेड वोकैब्युलरी सीखी जाती है. मच प्रैक्टिस इन डायलॉग्स ऑफ एवरी सिचुएशन. बट देखो अगर आप ये डायलॉग्स, सिचुएशन वाली डायलॉग से किसी को भाषा सिखाते हो, आप हॉस्पिटल में हो, आप डॉक्टर से बात कर रहे हो, ये डायलॉग है ना, या आप रेलवे स्टेशन पे हो, आप टिकट खरीद रहे हो, ये डायलॉग. आप रेस्टोरेंट में हो, आपको खाना ऑर्डर करना है, ये डायलॉग. ये तो डायलॉग. पर फिर लाइफ में तो कितनी सिचुएशंस होती हैं, हर एक का कोई डायलॉग थोड़ी हम सीख के चल सकते हैं. हमें भाषा आती है तो फिर हम डायलॉग्स खुद ही बना लेते हैं. वो चीज यहाँ पर नहीं है, ये इसका ड्रॉबैक होगा. इसलिए LS ड्रिल पहले, ओनली देन RW. एक्टिविटीज, अभी ड्रिल याद रख लो. बैकवर्ड बिल्डअप ड्रिल, चेन ड्रिल, सब्स्टिट्यूशन ड्रिल्स, रेपिटेशन ड्रिल, और ये सारा ड्रिलिंग यहीं पर है. Advantages, first method to have a theoretical base. Language labs होना, language labs colleges वगैरह में भी organize होते हैं. Repetition ताकि रट जाए. And memorization bring immediate results. इनके कारण results immediate होते हैं. Naturally रटवा लो तो अभी बच्चा बोल देगा. भाई अपन आज क्लास में रट रहे हैं तो तुरंत तो बोल जाते हो, पर घर जाके 4 दिन बाद क्या होता है, भूल जाते हैं, है ना. इमीडिएट तो रिजल्ट आ जाता है, बट वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं होता क्योंकि घर पे जाके वो कंटिन्यू नहीं हो पाता. तो इसलिए डिसएडवांटेजेस में ओवर लर्निंग, जरूरत से ज्यादा याद कराते हैं. एंडलेस ड्रिल्स, कितने 50 ही हो तो वो ड्रिलिंग कराएंगे, बोरियत है, बोर्डम. टीचर ओरिएंटेड मेथड, टीचर ओरिएंटेड है. अब देखो आपका जीटी मेथड तो 100% टीचर ओरिएंटेड है, और ये भी पार्शियली टीचर ओरिएंटेड है. सीएलटी 100% स्टूडेंट ओरिएंटेड है. फिर
does not develop language competence outside limited situations, importance to structure more than meaning. तुम्हारा मतलब कुछ भी निकले वो स्ट्रक्चर्स पर जोर देंगे। और इसके लिंग्विस्ट है आपके चार्ल्स सी फ्राइस। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? बोर हो रहे हो क्या तुम लोग? बंद कर दें? हाँ। डिफरेंस बिटवीन डीएम एंड एएलएम, डायरेक्ट मेथड और ऑडियो लिंगुअल मेथड में फर्क देखो। बोथ आर ओरल बेस्ड, बट डीएम डायरेक्ट मेथड acquires vocabulary naturally through environment and situations. ALM में vocabulary drilling के माध्यम से सीखी जाती है। DM has no theoretical base. ALM has a strong theoretical base in linguistics and psychology. DM and ALM इनके डिफरेंसेस से ज्यादा आपको ALM और CLT का डिफरेंस पता होना चाहिए, वो जरूरी है। ये तो चलो दोनों ओरल बेस्ड मेथड्स हैं, वहाँ इन कॉन्टेक्स्ट वो वोकैबुलरी सीखते हैं, यहाँ वो ड्रिलिंग के माध्यम से सीख रहे हैं, है ना। उनका कोई थ्योरी नहीं है, इनका थ्योरी बेस है, वो तो ठीक है, बट मेन डिफरेंस आपको CLT से पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच या मेथड, इसको ओरल अप्रोच भी कहते हैं, अदर नेम्स ओरल अप्रोच, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। गोल्स है इसके ओरल प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज, बोल पाना। फोकस है स्पीकिंग पर, RW को नेग्लेक्ट तो नहीं किया जाता, स्पीकिंग पर फोकस पूरा डाला जाता है। ग्रामर यहाँ पर भी इंडक्टिवली है, केवल GT मेथड में है डिडक्टिव, बाकी सब जगह इंडक्टिव। टीचर कैरी, ये याद रखो, ये बैग फुल ऑफ सामान जो है ना, ये स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच में। टीचर कैरी, मुझे ऐसे याद है कि CLT में नहीं था क्या, चलो, कैरी बैग फुल ऑफ थिंग्स टू क्लास, समझाने के लिए। CLT में भी ये चीज है कहीं, हाँ थैला भर के सबको, इसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, किसमें CLT में नहीं है, तो हटा दो उसको, CLT से हटा दो, कर लिया ना करेक्शन, बस ठीक है। CLT में नहीं आ रहा, केवल स्ट्रक्चरल सिचुएशनल में टीचर थैला भर के सामान ले जा रहा है। फिर ये याद रखो, इनके इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में है वो तो ठीक है। फीचर्स में स्पीच इज प्राइमरी, पैटर्न प्रैक्टिस कीवर्ड है, उसमें ड्रिलिंग है, इसमें पैटर्न प्रैक्टिस है। और इनके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, ये तीनों जो अपने कोर्स में है, सिलेक्शन, प्रेजेंटेशन और रेडिएशन। लेसन इज कंप्लीटेड इन 3 phases, 3 P's है। कौन से 3 P's है? प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन। पहले आपको प्रेजेंट किया जाता है, फिर आप उसको प्रैक्टिस करते हो, फिर आप उसको प्रोड्यूस करते हो। प्रोड्यूस, मीनिंग ऑफ वर्ड्स अंडरस्टूड the way it is used in a situation or through objects। अब जैसे MINUT मिनट भी होता है, माइन्यूट भी होता है, तो किसी सिचुएशन विशेष से आप समझा सकते हो कि ये तो मिनट है, यहाँ पर ये मिनट है, और यहाँ पर वो माइन्यूट है, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। फिर vocabulary list to be memorized, structural situational approach। कोई एक मेथड है जिसमें कि ओवर लर्निंग है, वो ALM है, वो याद है ना, लिखो ओवर मास्टरी, ओवर लर्निंग, ये ओवर वाला सारा वो ALM है। ग्रामेटिकल सिलेबस which teaches use of structures in target language। तो ये अपने आप ही इंट्रोड्यूस हुआ था, 542 शेल स्ट्रक्चर्स तय हुए थे।
ये 542 स्ट्रक्चर्स या कुछ 500 कुछ स्ट्रक्चर्स, और फिर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था कि इस लेवल पर तो यहाँ से स्ट्रक्चर 1 से इतने स्ट्रक्चर तक, फिर अगला जो 2-3 क्लास है उसमें यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके इनको भाषा सिखा दो स्ट्रक्चर्स के माध्यम से। फिर सिचुएशनल नहीं, फिर हम कहा थे ये हमने देख लिया। सिचुएशनल डज नॉट मीन रियल लाइफ। रियलिया समझ गए हम, रियलिया यानी वो सामान, ऑब्जेक्ट्स, थैला भर के। एडवांटेजेस है पैटर्न प्रैक्टिस हेल्प्स इन मास्टरिंग स्ट्रक्चर्स, और क्लासरूम टेक्निक्स में वो डायलॉग याद करो, एक्सपेंशन ड्रिल करो, रेपिटेशन ड्रिल, सब्स्टिट्यूशन ड्रिल, एवरीथिंग। उधर ड्रिलिंग है, इधर पैटर्न प्रैक्टिस, ये सारे ड्रिल्स बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस कराया जाता है। एडवांटेजेस पैटर्न प्रैक्टिस हेल्प्स इन मास्टरिंग स्ट्रक्चर्स। तो एक स्ट्रक्चर देखिए, अगर बच्चे को कहा जाए इसके ऊपर 20 वाक्य बना, तो हैबिट में आ जाएगा ना। डिसएडवांटेजेस डज नॉट डेवलप लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, बोरिंग एंड मैकेनिकल ड्रिल्स, इम्पोर्टेंस टू स्ट्रक्चर मोर देन मीनिंग। इसलिए लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस नहीं होता, क्योंकि आप मीनिंग पर जोर ही नहीं दे रहे हो, केवल स्ट्रक्चर पर जोर दे रहे हो, इसलिए बोलने की वो कॉम्पिटेंस तो आएगी नहीं। इन लोगों का गोल तो है ओरल प्रोफिशिएंसी, पर वो मेथड ऐसा है कि वो ओरल प्रोफिशिएंसी ला ही नहीं पाता। और इसके हमारे लिंग्विस्ट्स हैं हॉर्नबी एंड बाउमन। अब ये CLT जो आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, अब ये CLT कब आया? जब ये सवाल उठाया गया कि भाषा का काम क्या है। भाषा का काम अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है कि हमको वो भाषा कितनी अधिक आती है। भाषा का यूज है कि हम जो बात सोच रहे हैं और दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो हम पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। इसलिए लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब आप परफेक्ट बोलो। क्यों परफेक्ट बोले? हम परफेक्ट बोलते तो हमारी नॉलेज लेवल का पता चलता है, पर भाषा का तो पर्पस है अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाना। अगर उसको समझ में आ रहा और मैं टूटी फूटी बोल रहा हूँ तो क्या दिक्कत है? और इसलिए लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस से फोकस अब कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे डेलहाइम्स आ जाएंगे। एंड ये वो भी एक व्यक्ति इससे पहले बिफोर डेलहाइम्स वो फंक्शनल विल्किंसन था, कौन था? विल्किंस। हाँ। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, अदर नेम्स नोशनल फंक्शनल अप्रोच या फंक्शनल अप्रोच। इनका गोल है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। इनका डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट है ALM से, जो कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस मांगते हैं। इनका LSRW इक्वल फोकस है। उसमें क्या हो रहा है? पहले 2 को वो परफेक्ट करेंगे, फिर काफी बाद में RW को लेंगे। ग्रामर, इनका इंटीग्रेशन ऑफ ग्रामेटिकल एंड फंक्शनल टीचिंग, इंडक्टिवली पढ़ाते हैं। रोल ऑफ टीचर, वो जस्ट एक फैसिलिटेटर है, ग्रुप प्रोसेस मैनेजर है। ये याद रखो, ये ग्रुप प्रोसेस मैनेजर वर्ड जो आ रहा है ये यहाँ पर आ रहा है। टीचर इज लेस डोमिनेंट। मदर टंग सोच समझकर लिमिटेड यूज किया जा सकता है। फीचर्स, लेसन्स बिल्ट अराउंड सिचुएशंस, लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय द लर्नर। टीचर को नहीं पता कि स्टूडेंट के मुंह से कौन सी भाषा निकलेगी, वो जब वो निकालेगा तभी पता चलेगा। जबकि और मेथड्स में टीचर डायरेक्ट करता है कि तुम ये बोलो, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में बोलो। तो लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय द लर्नर। ट्रायल एंड एरर एक्सेप्टेबल, आप गलती करो कोई बात नहीं, चलेगा, हमें समझ में आना चाहिए। ओनली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन रिक्वायर्ड, हमें समझ में आ जाए इतना बस। एक्सपेरिमेंटेशन एक्सेप्टेबल, तुम ट्राई करो, गलती हो जाए तो कोई बात नहीं। नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग एक्सेप्टेबल। नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग का मतलब, भाई देखो व्यक्ति का वोकैबुलरी सीमित रहता है ना, तो वो उसी लिमिटेड वोकैबुलरी को यूज करेगा।
वो लिमिटेड वोकैबुलरी को यूज करेगा, तो जो व्यक्ति उस भाषा को ज्यादा अच्छा जानता है वो उसको अलग तरीके से समझेगा। लैंग्वेज का पर्पस, लैंग्वेज से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो क्या करता है, वो या तो हार्मनी बनाता है या वो डिस्कॉर्ड पैदा करता है, दो में से एक काम करता है, हार्मनी बनाएगा या डिस्कॉर्ड पैदा करेगा। तो लैंग्वेज अगर लिमिटेड वोकैबुलरी है हमारे पास, तो वो एक वो रहता है कि हम जो जिस मीनिंग में बात को कह रहे हैं, हमें तो वही शब्द पता है, हम उसको यूज कर रहे हैं, उसके दो चार और मतलब भी हैं, वहां फिर ये सारा तो हमें नेगोशिएट करना पड़ता है। नहीं, ये वाला मीनिंग हमने इस मीनिंग के हिसाब से कहा। नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग एक्सेप्टेबल। फ्लुएंसी रिक्वायर्ड, मतलब फ्लो में बोलो, भले गलत बोलो। फ्लुएंसी रिक्वायर्ड, नॉट एक्यूरेसी। डू नॉट रिलाई ऑन अ टीचर फॉर अ मॉडल, क्योंकि लर्नर खुद ही अपना लैंग्वेज क्रिएट करता है ना। मीनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर नहीं है। ड्रिलिंग occurs only rarely. Struggle to communicate acceptable. आप स्ट्रगल करो पर कैसे ना कैसे आप मीनिंग अपना प्रेजेंट करो, ये एक्सेप्टेबल है। गलतियां करना है, इन अदर वर्ड्स एक्सेप्टेबल है। थोड़ा स्ट्रगल कर करके अपनी बात को कह पाना, वो भी एक्सेप्टेबल है। क्लासरूम एक्टिविटीज में वर्किंग इन पेयर्स, इंटरव्यूज, जम्बल्ड सेंटेंस, प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप वर्क, ये सारा सीएलटी में। एडवांटेजेस में कम्युनिकेशन सबसे अच्छा इसी वाले मेथड में डेवलप होता है, और ये चारों स्किल्स पर शुरू से जोर देता है LSRW, और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। डिसएडवांटेजेस इसके हैं नहीं। लिंग्विस्ट्स हैं विल्किंस, डेलहाइम्स, चॉम्स्की और माइकल हैलेडे। अब डिफरेंस देखो, 17 डिफरेंस लिखाए हैं, अब टाइम नहीं है, छोड़ दो अब उनको, अगर पहले से याद कर रखा है वेरी गुड, नहीं तो ये 6 तो याद रखो। ALM में स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, वहां मीनिंग इंपॉर्टेंट। यही वाले इस एक शीट में वो 3 क्वेश्चन बना के तुम्हें दे सकते हैं और हम फंस जाएंगे। कौन से में स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, कौन से में मीनिंग इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर होना चाहिए। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, और वो तो तुम्हें अब याद हो गया। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिबल, ये भी समझ में आ गया। ड्रिलिंग इज सेंट्रल, ड्रिलिंग इज पेरिफेरल, ये याद रखो कभी कभार। फर्स्ट LSRW, मच लेटर, वहां LSRW बराबर फ्रॉम द बिगिनिंग। लैंग्वेज इज हैबिट, सो एरर्स आर प्रिवेंटेड, शुरू से गलती करना अलाउड नहीं है, वहां ट्रायल एंड एरर मेथड बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। फिर ये नोशनल सिलेबसेस, टीए विल्किंस। नोशनल फंक्शनल ग्रामर, डी विल्किंस। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस टर्म आपके चॉम्स्की का है। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग पामर और हॉर्नबी का है। डायरेक्ट मेथड से जुड़े हुए ये 2 है, बर्लिट्ज एंड सॉवियर। या जनरल सर्विस लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, माइकल वेस्ट की बुक है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेलहाइम्स है। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर चॉम्स्की है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, गाइड टू पैटर्न्स एंड यूजेज ऑफ इंग्लिश, AS हॉर्नबी, और स्ट्रक्चरल ग्रामर के फाउंडर है CC फ्राइस। आई थिंक अभी ना आप लोग काफी, कैलाश बंद कर दो वीडियो, बहुत है अब ज्यादा